अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आप सबकी ख्वाहिश है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कामयाबी के बारे में। कामयाबी के साथ साथ उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारी सलाहियतों के बारे में, आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान आप अपने एक्सपीरियंसेस, आप अपनी कामयाबियाँ, आप अपने सवाल, आप सब कुछ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम यकीनन वो सारी बातें, वो सारे सवाल ऐड करेंगे प्रोग्राम में और उन सब के जवाबात भी आपके सामने लाएंगे, क्योंकि इस सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं सर मेहताब हमीद साहब। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं, ट्रेनर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन इल्मी सिटी प्लेटफॉर्म। सो मैं हमेशा की तरह बार बार यही कहता हूँ कि बहुत अच्छे सेशंस जाते हैं इल्मी सिटी के, और मुझे बहुत कुछ खुद सीखने के लिए मिलता है इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एक्नॉलेजमेंट सर। टू इनिशिएट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कामयाबी की तारीफ आपकी नज़र में क्या है? आप क्या समझते हैं कि कामयाब इंसान जो है वो कब होता है, जब वो अपने किस वक़्त वो अपने आप को कामयाब कंसिडर करे? देखिए, कामयाबी की तारीफ हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो हमने ये समझना है, हर इंसान के लिए जब मुख्तलिफ है तो इसका मतलब है कि कामयाबी का ताल्लुक आपके लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस के साथ है, कि आप किसी भी इवेंट से, किसी भी गोल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई भी इवेंट, कोई भी सिनेरियो, कोई भी टास्क जब आपकी जिंदगी में आता है तो उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो रिजल्ट्स मीट कर जाते हैं, वो रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, वो गोल आप अकम्प्लिश कर लेते हैं, तो आप उसको सक्सेस की कैटेगरी में ले आते हैं। सो हर इंसान की लाइफ में सक्सेस डिफरेंट है, और टाइम टू टाइम उसकी सक्सेस की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है, बिकॉज लाइफ के बहुत से सेक्टर हैं, किसी एक सेक्टर को हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। लाइक आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, आपका करियर है, आपका फाइनेंशियल पार्ट है, आपकी हॉबीज हैं, फिर आपका सर्विस एरिया है कि आप कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं। सो हर सेक्टर के आपके कुछ गोल्स होते हैं, और जब आप वो अकम्प्लिश कर लेते हैं तो आप अपने आप को सक्सेसफुल फील करते हैं। आप क्या, बल्कि आपके माइंड के अंदर अकम्प्लिशमेंट की, सक्सेसफुल की फीलिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से आपका इनर सिस्टम मोटिवेट हो जाता है और आपकी मोटिवेशन एक्टिव हो जाती है और आपको अच्छा महसूस होता है। किसी भी काम में वो जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है, जब आप उसे अचीव कर लेते हैं, आपके अंदर एक कंप्लीशन की, अकम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग है, दिस इज बेसिकली सक्सेस। और यही सक्सेस सबके लिए होती है। वो इसको अपने अपने सिनेरियो के मुताबिक, अपनी अपनी सिचुएशंस के मुताबिक, अपने अपने गोल्स के मुताबिक, हर इंसान का मेंटल मैप डिफरेंट है। हर इंसान के मेंटल मैप में एक्सपेक्टेशंस का लेवल भी डिफरेंट है। हम अपने लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को जो है वो अलाइन करते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज में यही सक्सेस है, कि हम जब किसी भी अपने सिलेक्टेड गोल को, सिलेक्टेड टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो हम उस गोल को अकम्प्लिश करने के बाद सक्सेसफुल होने का एहसास महसूस करते बिल्कुल सही। आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की, आपने अपने गोल्स जो आपने सेट किए होते हैं इंसान ने खुद अपने आप में, जब वो हासिल कर लेता है तो उसको हम कामयाबी कहते हैं। बिल्कुल यही डेफिनेशन होती है, हमेशा से हमने सक्सेस की सुनी है और हमने खुद भी देखा है कि जब भी किसी लेवल पे आप पहुंचते हैं तो जब जो आपने सोचा होता है वो हासिल कर लें, दैट इज कामयाबी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि उस लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस के बाद आप यू गो फिर व्हाट इज नेक्स्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कामयाबी के बाद भी मुतमईन नहीं होते, जो वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने के बाद भी मुतमईन नहीं होते। उसकी क्या वजह है? हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, जब वो हासिल कर लेते हैं उसके बाद भी मुतमिन नहीं होते। फुलफिलमेंट की फीलिंग्स उनकी जो है वो मीट नहीं होती। अच्छा, हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स और फुलफिलमेंट इज समथिंग एल्स। हैप्पीनेस का ताल्लुक आपके किसी भी काम के अपर लेवल से, और फुलफिलमेंट आपका डीपर लेवल है।
फुलफिलमेंट बेसिकली आपके डीपर इमोशंस के साथ जो है वो अटैच होती है। सो मैंने सक्सेस की डेफिनेशन में एक्सपेक्टेशन का वर्ड यूज किया था। अमूमन होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। अच्छा, अब एक कोई भी गोल जब आप अचीव करते हैं तो उस गोल का जो रिजल्ट है उसकी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा वो रिजल्ट कभी भी अचीव नहीं होगा। अब लेट्स सपोज कि उस रिजल्ट की कैपेसिटी है 10 और आपकी एक्सपेक्टेशन है 100। सो 10 की अचीवमेंट पे कभी भी आपको फुलफिलमेंट का एहसास नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपकी माइंड स्टेट इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक कुछ लोग हैं जो अपनी छोटी सी सक्सेस पे भी अपनी माइंड स्टेट को बहुत ज्यादा काम रखते हैं, हैप्पी रखते हैं और उसको महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी माइंड स्टेट के ऊपर काम नहीं करते। बिकॉज हैप्पीनेस का ताल्लुक आपकी माइंड स्टेट के साथ भी है। अच्छा, इसमें एक इल्यूजन है, वो इल्यूजन बेसिकली पास्ट और फ्यूचर का है। हम अपनी जिंदगी में जब चल रहे होते हैं तो जितने भी काम, जितने भी एक्शन, जितनी भी सक्सेसेस हैं जो हमारी लाइफ में आती हैं, वो प्रेजेंट मूवमेंट में आती हैं। जबकि हम फ्यूचर को देख के अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा लेते हैं। हम फुलफिलमेंट को फ्यूचर के साथ नहीं करते हैं। और फ्यूचर क्योंकि एकदम से आपके पास नहीं आता, फ्यूचर आता भी है तो प्रेजेंट की फॉर्म में आता है, या हम पास्ट के कुछ इवेंट्स को नथी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट की स्टेट होती है उसको हम इंजॉय नहीं कर सकते। सो प्रेजेंट की स्टेट में कंप्लीटली ना होना भी फुलफिलमेंट का ना होने की एक वजह है कि हम लोग प्रेजेंट स्टेट में नहीं होते जो भी कामयाबी हमने हासिल की होती है। सेकंड फैक्टर है कि लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हम बहुत हाई कर लेते हैं। बिकॉज आज के दौर में प्रोजेक्शन का दौर है। आपको मल्टीमीडिया पे, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर हर चीज की प्रोजेक्शन नजर आती है, जिसकी वजह से सम टाइम हम रियलिटी को नहीं देखते और हम किसी भी चीज की प्रोजेक्शन को देख रहे होते हैं। और वो प्रोजेक्शन जब आपको वो रियलिटी में वो चीज मिलती है तो उसके साथ जो प्रोजेक्शन थी वो आर्टिफिशियल थी, वो प्रोजेक्शन आपको मिलती नहीं है। और वो जब नहीं मिलती तो आपकी एक्सपेक्टेशन में वो प्रोजेक्शन मौजूद होती है, तो फिर भी आप नाखुश रहते हैं, फिर भी आपकी फुलफिलमेंट का एहसास जो है वो ट्रिगर नहीं होता। सो अगर सिंपली इसको डिफाइन किया जाए तो ये सारे का सारा जो सक्सेस का फिनोमेना है, ये सारी की सारी जो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की स्टेट है, इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी माइंड स्टेट के साथ है। सो माइंड स्टेट आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, माइंड स्टेट को आपने अंडरस्टैंड अगर नहीं किया तो आप हाल की किसी भी खुशी को एंजॉय नहीं कर सके। और जब आप हाल की खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते तो आपको वो जो फुलफिलमेंट का एहसास है, जो डीपर आपके इमोशंस हैं, वो उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते और आपके अंदर और बाहर एक स्पेस आ जाती है। वो स्पेस बेसिकली फुलफिलमेंट का एहसास होता है। सो उस स्पेस को जितना कम करते जाएंगे, जितना वो क्लोज होती जाएगी, फुलफिलमेंट उतनी आपकी ज्यादा होती जाएगी। तो वो जो स्पेस का आना है वो बेसिकली इसी वजह से है कि हमारे अंदर और बाहर में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हमारा अंदर का इंसान जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, बाहर रियलिटी में वो चीज नहीं मिलती। अमूमन वो मिल तो गई होती है लेकिन अंदर की परसेप्शन में वो चीज बहुत बड़ी होती है, जैसे मैंने नंबर से इसको जाहिर किया था। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हम फुलफिलमेंट के एहसास से दूर होते हैं। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की है, क्योंकि पास्ट में जब आप रहते हैं तो आप अपने फ्यू फ्यूचर को आप सोचते हैं, रहते आप पास्ट में हैं, तो वो प्रेज़ेंट वाला जो टाइम है वो बिल्कुल भी आप उसके अंदर अपना 100% नहीं दे सकते। और वो एक इंग्लिश की कोटेशन भी मुझे यहाँ याद आई कि सक्सेस इज़ नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द सोर्स ऑफ सक्सेस। तो जब तक आप अपनी छोटी-छोटी कामयाबियों से खुश नहीं होंगे, तो आप अपना गोल जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो हैप्पीनेस की बात हमने यहाँ की, तो हैप्पीनेस हमें उन कामों में मिलती है जिनका हमें शौक हो। अब हमने देखा है कि जो लोग अपने पैशन को प्रोफ़ेशन बनाते हैं, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो शौक और कामयाबी का क्या कनेक्शन है, और पसंद या नापसंद कितनी काउंट होती है किसी भी इंसान की कामयाबी या नाकामी में?
अच्छा देखिए, मैंने बहुत से सेशंस में ये बात एक्सप्लेन की है कि जो आपका पैशन है, इसका ताल्लुक आपके हार्ट के साथ है, आपके इमोशंस के साथ है, ठीक है? और जो आपका पैशन जब एक्टिव होता है और वो अगर आपके काम के साथ, प्रोफेशन के साथ अलाइन होता है। प्रोफेशन क्या है? जो आप फिजिकल कर रहे हैं, जो भी आउट स्टेट में, जो भी आपकी फिजिकल बॉडी जो भी एक्शंस कर रही है, आप काम पे जा रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। अब वो जो फिजिकल आपके एक्शंस हैं, जो आपका पोटेंशियल है, वो और आपका पैशन यानी आपके इमोशंस अगर अलाइन हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, आपको अच्छा एहसास आएगा, बिकॉज आपकी गट फीलिंग एक्टिव होगी और आपका काम करने को दिल चाहेगा, आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, आप बगैर मुआवजे की परवाह किए हुए एक्स्ट्रा काम करेंगे। सो शौक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज जब कोई काम शौक से नहीं किया जाता तो आप अपना 100% नहीं दे पाते, और 100% इसीलिए नहीं होता कि उसमें शौक नहीं होता, यानी कि आपके वो इमोशंस, आपका वो हार्ट, दिल उसके अंदर नहीं होता, जिसे हम पैशन कहते हैं। सो पैशन बेसिकली आपके हार्ट सेट की बात है। इसके बाद आपका पर्पस है जो आपके माइंडसेट के साथ अलाइन होता है। सो पैशन और आपका माइंडसेट जब ये दोनों अलाइन होते हैं, और फिर थर्ड आपका जो थर्ड पी है वो आपका पोटेंशियल है, जो आप फिजिकल काम कर रहे हैं, ये तीनों जब आप अलाइन कर लेते हैं तो आपको हैप्पीनेस का एहसास ज्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर आपकी कामयाबी छोटी सी भी आपको बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि अब आप उसे फील कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आपका दिल, आपका दिमाग और आपके एक्शंस अलाइन होते हैं। सो ये अलाइनमेंट ही बेसिकली सक्सेस है। मैं अगर सक्सेस को सिंपली डिफाइन करूं तो इट्स एन अलाइनमेंट ऑफ थ्री पीस। नंबर वन आपका पैशन, नंबर टू आपका पर्पस, एंड नंबर थ्री आपका पोटेंशियल, कि व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आप फिजिकल काम करते हैं। तो इनकी अलाइनमेंट बेसिकली आपकी सक्सेस है। और कुछ लोगों की ना नेचुरली या बाय चांस ये अलाइनमेंट हुई भी होती है, जिसकी वजह से जो काम कर रहे हैं, जो उनका पैशन है, वो सब एक ही होता है, तो आप उनको बड़ा सक्सेसफुल देखते हैं। बट पर्सनल डेवलपमेंट ने इस प्रोसेस को इसलिए डिफाइन किया ताकि जो लोग इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और अपने काम से खुश भी नहीं है, वो जो भी काम कर रहे हैं बार बार वो काम छोड़ देते हैं, किसी और काम की तरफ चले जाते हैं, उनका शौक नहीं डेवलप हो पाता। सो शौक डेवलप इसलिए नहीं हो पाता कि दिल के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो वो अलाइनमेंट नहीं होती। सो इट्स बेसिकली एन अलाइनमेंट प्रोसेस, कि आपने अलाइन करना है अपने थ्री पीस को, अपने पैशन को, अपने पर्पस को और अपने पोटेंशियल को। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपने पर्पस की बात की है, पर्पस जो है वो हमने बड़ा कम देखा है लोगों में, जो कामयाब होना भी चाहते हैं, पोटेंशियल भी रखते हैं, लेकिन पर्पस जो है उसके बारे में सोचते नहीं है। वो एम इन लाइफ जो है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात आपने इमोशंस के बारे में भी की स्टार्ट में। तो हमने देखा है कि खुशी हो इंसान को, गुस्सा हो या कोई और मसाइल हों, वो हमारी सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो दिमागी सलाहियतों पर असर करती हैं। तो जब वो दिमागी सलाहियतों पर असर करती हैं तो इमोशंस का कितना रोल है किसी पर्टिकुलर टाइम में कामयाबी पर? सर प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। ये सॉरी, देखिए इंसान के अंदर क्या हो रहा है, उसके माइंड के अंदर क्या है, दुनिया को नहीं पता। दुनिया को सिर्फ एक ही चीज पता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे एक्शन करते हैं, आपकी आउटपुट क्या है। सो ये जो आउटपुट है, इसके तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर वन, आपकी सेंसेस जिनसे आपको डाटा मिलता है। नंबर टू, आपका माइंड फिल्टर जिसमें आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी वैल्यूज, आपके लिमिटिंग बिलीव्स पड़े हुए हैं। नंबर थ्री, आपकी माइंड स्टेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसेस से जो भी डाटा मिल रहा है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने फिल्टर को अपडेट कर सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ को सेट कर सकते हैं। फाइनली आपकी माइंड स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और माइंड स्टेट को जो चीज कैप्चर करती है वो आपके इमोशंस है। आपके इमोशन जब आपकी माइंड स्टेट पे डोमिनेंट होते हैं, तो फिर जो मर्जी प्लानिंग आपने की हुई हो, आप डाइवर्ट हो जाते हैं, आप अपने काम से डाइवर्ट हो जाते हैं। सो इमोशनल अलाइनमेंट और इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे बड़ा जरूरी है। सो अगर आप इमोशनल कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपने इस
आउटपुट और रिजल्ट की इक्वेशन के अंदर जो थर्ड चीज आपकी इमोशनल स्टेट है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के आहिस्ता आहिस्ता काबिल हो जाते हैं। अच्छा, जैसे बॉडी में आपके मसल्स होते हैं, कोई भी काम करने की आपकी एक स्ट्रेंथ होती है। जब एक छोटा बच्चा होता है वो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा सा चलना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है टाइम गुजरने के साथ साथ। इसी तरह आप जब अपने अपने मसल्स किसी भी काम के लिए अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं, बहुत से लोग ड्राइविंग के मसल्स को बिल्ड करते हैं, बहुत से लोग जिम जाके अपनी बॉडी के मसल्स को बिल्ड करते हैं। अच्छा, वो रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं। सिमिलरली माइंड की पावर के भी मसल्स हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज से बिल्ड होते हैं। लाइक अभी मेरा सेशन कोई सुने और वो कहे कि मैं एकदम से अपनी माइंड स्टेट को कंट्रोल कर लूंगा, इट्स इम्पॉसिबल। माइंड स्टेट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली माइंड स्टेट और आपके माइंड की जितनी भी चीजें हैं, ये न्यूरोपाथ्स हैं जो रिपीटेड एक्शन से स्ट्रांग होते हैं। इनका नेटवर्क उतना ही स्ट्रांग होता है। कोई भी हमारी हैबिट एक पैटर्न है, और वो पैटर्न जितना ज्यादा रिपीटेडली होता है उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। और अगर नया पैटर्न आपने डेवलप करना है, माइंड के अंदर ये एबिलिटी है कि हम किसी भी किस्म का नया पैटर्न, नई हैबिट डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस काम को बार बार रिपीटेडली करना होगा। सो आप उस काम को जितना ज्यादा रिपीटेडली करेंगे, जैसे जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे तो हम पेंसिल को पकड़ के लिखने के काबिल नहीं थे, तो किसी मौसन ने, किसी उस्ताद ने हमारा हाथ पकड़ के हमें लिखना सिखाया, और बार बार रिपीटेडली हमने कितने होमवर्क किए, कितने क्लास वर्क किए, फिर एक वक्त आया कि हम खुद से लिखने के काबिल हो गए। तो आज हमें अगर कुछ लिखना हो तो हम एकदम से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप राइट हैंड से लिखने वाले हैं और मैं आपको एक पैराग्राफ दे देता हूँ तो आप इजीली लिख लेंगे। सेम पैराग्राफ मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड से लिखें तो आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आप उस स्पीड के साथ, उस खूबसूरती के साथ उस पैराग्राफ को लिख नहीं पाएंगे। रीजन क्या है? लेफ्ट हैंड से वो माइंड के अंदर पैटर्न अभी तक ड्रॉ नहीं हुए, और लेफ्ट हैंड से माइंड के अंदर पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आपने बचपन में की थी। सिमिलरली माइंड कंट्रोल, माइंड की जो इमोशनल स्टेट्स हैं, इनका कंट्रोल, इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस चाहिए। लेट्स सपोज एक इमोशन आपका ट्रिगर हुआ, एंगर का, गुस्से का, आपने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट टाइम, अच्छा वो गुस्सा हो चुका है, अब वो गुजर चुका है, लेकिन आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, ये गुस्सा किस वजह से हुआ। नेक्स्ट टाइम उस वजह को आप कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, या वो वजह आएगी भी तो आप कॉन्शियसली कुछ सेकंड के लिए सोचेंगे जरूर, जिसकी वजह से गुस्से की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, या एकदम से आपका रेप्टेलियन ब्रेन एक्टिव होगा और आप एकदम से उसको शट डाउन कर देंगे। सो बेसिकली माइंड कंट्रोल के लिए आपने माइंड मसल्स को रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करके स्ट्रेंथन करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके पैटर्न स्ट्रांग होंगे, उतना ही कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। फिर कोई भी हैबिट है, कोई भी बिहेवियर है, वो इजीली आपका जो है वो मोल्ड हो सकता है। लाइक इसके अलावा फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी कोच को हायर करें, किसी माइंड एक्सपर्ट को हायर करें, जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपके उन पैटर्न्स को ब्रेक करे, आपके लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक करे, और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस दे, वो भी आपको कुछ प्रैक्टिस देगा। और इसमें जो की एलिमेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अच्छा, ये चेंज तब आता है, ये कंट्रोल तब आता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अदरवाइज आप कोई अगर कहे कि मैं किसी के पैटर्न एकदम से चेंज कर दूंगा तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि जब तक वो खुद बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, और प्रैक्टिस नहीं करेगा तो माइंड के मसल्स बिल्ड नहीं होंगे, और माइंड के मसल्स बिल्ड नहीं होंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक माइंड की कैपेसिटी है लिमिटेड, लेट्स सपोज 10K की कैपेसिटी है और हम उसके ऊपर 100K का बर्डन डालना चाहे, इट्स इम्पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, जिस जो मैटर की वर्ल्ड है, इसमें ये चीज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आपने जो मिसालें दी इससे मेरे ज़हन में अपने टीचर की भी एक मिसाल आई। वो अक्सर कहते थे कि वहाँ पे मछलियाँ वहाँ आती हैं जहाँ उनको रोज़ दाना डाला जाता है। तो सेम इज़ द एग्ज़ाम्पल विद ब्रेन, कि जब आप उससे मुसलसल एक काम करते हैं तो वो उसी पैटर्न पे चलने के काबिल हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। निज़ामुद्दीन कहते हैं, वी आर
Here, motivational speeches, we are motivated for some time, but after some time, we become demotivated. How we stay motivated forever? बहुत ही आसान इसका जवाब है. देर आर टू टाइप ऑफ मोटिवेशंस. नंबर वन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, एंड नंबर टू, इंटरनल मोटिवेशन. अच्छा, एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है कि आपके सामने कोई वीडियो प्ले होती है, आप कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं, या कोई एक अनसर्टेनिटी की कैफियत आपके सामने आती है, या एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आती है. इन सारे इवेंट्स की सूरत में आपकी सेंसेस जो डाटा लेती हैं, वो आपके मोटिवेशन को एक्टिव करती हैं और आप एकदम से मोटिवेटेड हो जाते हैं कि मैंने ये काम करना है. अच्छा, वक्त के साथ साथ वो सिनेरियो, वो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है. अब वो जो आउटर सोर्स से ट्रिगरिंग थी, वो जो एक्शन के लिए टिक टिक वाला स्टेप था, वो रुक गया. उसकी वजह से आपकी मोटिवेशन भी कम हो जाती है. दूसरी है इंटरनल मोटिवेशन. अच्छा, इंटरनल मोटिवेशन को एक्टिव करने का सिंपल सा असूल है कि आपने अपने पैशन, अपने पर्पस और अपने पोटेंशियल को अलाइन करना है. अगर आपकी जिंदगी में पर्पस नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि आप इस जिंदगी से चाहते क्या है, व्हाट डू यू वांट, अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो यकीन माने इनर मोटिवेशन एक्टिव नहीं होगी. एग्जाम्पल देता हूँ कि इस्लाम जो है इस दुनिया के बाद अगली दुनिया की भी प्लानिंग अभी से करवा रही है. और अगली दुनिया के लिए, यानी कि अगले जहां के लिए हम लोगों के कुछ गोल्स हैं, कोई विजन है. अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनको आपने उठाना है, और इबादत इसी वजह से होती हैं. सो ये इंटरनल मोटिवेशन है. ये इंटरनल मोटिवेशन है जब आप एक बिगर पिक्चर पे, बड़े विजन पे नजर डालते हैं, तो आपके अंदर खुद ब खुद वो एहसास जो है वो एक्टिव हो जाता है. सेम लाइक दुनिया के कामों में भी आपके पास जब एक बिगर पिक्चर होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके पास एक बिगर पिक्चर होती है, आपके पास स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, पर्पस बिल्कुल क्लियर होता है, मिशन आपका बिल्कुल क्लियर होता है, तो फिर आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव होती है. और इनर मोटिवेशन तब तक एक्टिव रहती है जब तक वो गोल्स, वो विजन आप अचीव नहीं कर लेते. सो इट्स वेरी सिंपल. आप फोकस करें अपने इनर मोटिवेशन पे, रेदर देन कि आप आउटर मोटिवेशन. आउटर मोटिवेशन सिर्फ क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ वो आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करने के लिए कह लें कि बिल्कुल एक स्टार्टअप है. जैसे आप आग जलाने के लिए क्या करते हैं, माचिस का इस्तेमाल करते हैं. और माचिस बजाते खुद वो जो स्टिक होती है वो कुछ टाइम के लिए जलती है, उसके बाद उसकी वो तपिश आग खत्म हो जाती है. सिमिलरली आउटर मोटिवेशन भी ऐसी है, वो कुछ टाइम के लिए, जब तक वो स्लॉट रहेगा आप एक्टिव रहेंगे. लेकिन उसके बाद जब तक एक्चुअल सोर्स एक्टिव नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है. उससे आप उसको टेम्पोरेरी एक्टिव कर सकते हैं, बट इनर मोटिवेशन ही आपकी मेन मोटिवेशन है जो लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग टर्म है. सो फोकस करें अपनी इनर मोटिवेशन पे. बार बार अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है. जब आप ये बार बार सवाल पूछेंगे तो अंदर से मुख्तलिफ जवाब आएंगे. और ये जो सवाल अपने से पूछने का सिलसिला है, ये भी एक सोर्स है आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करने का. सो क्वेश्चनिंग इज अ पावरफुल टूल. आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करें. बार बार अपने आप से जब भी वक्त मिले, अपने साथ गुफ्तगू जब आप करते हैं, तो ये सवाल अपने आप से पूछें कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मेरा कोई विजन है, क्या मैंने अभी तक अपना कोई पर्पस सेट किया है, क्या मैं कुछ गोल्स अचीव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. तो ये जब बार बार आप सवाल पूछेंगे तो आपकी इनर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली एक्टिव होगी, और फिर आपको अच्छा फील होगा. और फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत उस तरह नहीं होगी जिस तरह अभी है. फिर भी ये होता है कि जब इंटरनल मोटिवेशन एक्टिव हो जाती है, समटाइम कोई एक ऐसी अनसर्टेनिटी की कैफियत आ जाती है, चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, इंसान घबरा जाता है कि अब क्या होगा. तो उस टाइम आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको सपोर्ट करती है. बट सोर्स, फ्यूल, गाड़ी का जो पेट्रोल है ना, वही गाड़ी को ड्राइव करता है. सो वो जो पेट्रोल है वो आपके अंदर है, वो आपकी इनर मोटिवेशन है. उसको एक्टिव करें, इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अब आपने किस तरफ जाना है. सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी बात से रिलेटेड है, बिकॉज जब हम मोटिवेटेड होते हैं, जब हमारे अंदर पोटेंशियल होता है एंड हमने कोई पर्पस जो है वो सेट कर लिया होता है, तो हमारी सक्सेस का रोड मैप क्या होगा? हमने सुना है कि स्मार्ट वर्क है और हार्ड वर्क है. देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, वी हैव टू टेक द स्टेयर्स. तो
हमने स्मार्ट वर्क और या हार्ड वर्क, इन दोनों में से कौन सी चीज ऑप्ट करें तो यू हमारे जो रोड मैप है वो बेहतर हो सकता है, या इन दोनों वर्क्स का जो है वो मिक्स होना चाहिए, इन्हें इन दोनों चीजों को हमें ऑप्ट करना चाहिए, या स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के लिहाज से हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। देखिए सक्सेस का जो रोड मैप है वो आपने खुद डिजाइन करना होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सक्सेस के हवाले से, क्योंकि सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो हम सब चाहते हैं आपकी लाइफ में हो। और जिस तरह सर ने अभी बताया कि द पोटेंशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने देखा है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर पोटेंशियल ना हो या कुछ करने की चाह ना हो, क्योंकि जब भी आप इस दुनिया में आते हैं आप कोई एम लेके आते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस बहुत सी वजूहात की बिना पर दुनिया में भेजा है। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमारा एम है, हमारा पर्पस है, तो हमें ज़रूरी है कि हम उस पर्पस पे काम करें जो लगता है, उस फील्ड में काम करें जिसमें आपको लगता है कि यू आर बेटर और यू आर द बेस्ट। उस फील्ड को जब आप ऑप्ट कर लेंगे तो यकीनन जो है आप कामयाब हो सकते हैं उसमें। आप जब अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करते हैं, आप अपनी बातों के ऊपर काम करते हैं, तो यकीनन आप उसके अंदर जा सकते हैं। और जहाँ तक हम अभी बात करने वाले थे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क मेरे लिहाज से बड़ी ज़रूरी और अहम बात है, क्योंकि स्मार्ट वर्क में जब हम जाते हैं तो जी सर, हम स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे और उसके हवाले से हम बता रहे थे कि किस तरीके से हम रोड मैप को लेके चलें। जी सर। देखिए जो सक्सेस का रोड मैप है, जो भी स्टेप्स हैं, फुट स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, उनमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही बहुत जरूरी है। अच्छा, हार्ड वर्क क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपका मेंटल मैप है, इसको एक्सपीरियंस देने के लिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरते तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो फीलिंग्स, वो डाटा जो आपकी सेंसेस से आ रहा है, वो जब तक कंप्लीटली नहीं आएगा तो आपका मेंटल मैप एक्सपैंड नहीं होगा। सो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसके साथ साथ एक वक्त आता है जब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जब फिर आपने लीड करना होता है, फिर आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। लाइक फिर आप कोई ऐसा काम जो आपके करने से या आपके किसी टीम मेंबर के करने से सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप वो लीड कर देते हैं। सो स्मार्ट वर्क उस पॉइंट पे आता है जहां पे आप कुछ किसी टीम को डील कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हैं या लीडरशिप पॉइंट पे आ रहे हैं, फिर स्मार्ट वर्क की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। बट स्टार्ट में आपने किसी काम को बिल्कुल स्टार्ट में स्टार्ट किया है, तो उसमें आपका हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक 80% आपका हार्ड वर्क है, 20% आपका स्मार्ट वर्क है। बट आप जब एक काम को बार बार करके एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर 20% आपका हार्ड वर्क होता है, 80% आपका स्मार्ट वर्क होता है। बट अगर कोई ये कहे कि डायरेक्टली सिर्फ स्मार्ट वर्क से आप किसी भी चीज को एकदम से अचीव कर लेंगे, सो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि माइंड का मेंटल मैप जो है एक्सपैंड नहीं होगा। मेच्योरिटी क्या है? जितना आपका मेंटल मैप एक्सपैंड होगा। लेट्स सपोज के अगर आप एफल टावर कभी भी हकीकत में नहीं गए, आपने रियल एफल टावर को अभी तक विजिट नहीं किया, तो उसकी जो फीलिंग्स है वो आपके माइंड में अभी तक नहीं आए। आप कोई भी और जो यहाँ पे बने हुए वहां जाएंगे तो वो फीलिंग्स कुछ और है। सो ये जो माइंड है ये फीलिंग्स को परसीव करता है और आपका मेंटल मैप एक्सपैंड होता है। जितना मेंटल मैप एक्सपैंड होता है उतने ही आप मिच्योर होते हैं। सो मिच्योरिटी हासिल करने के लिए सक्सेस ये नहीं है कि आपने कुछ हासिल कर, बल्कि सक्सेस असल में यह है कि सक्सेस को हासिल करने के लिए जिस रास्ते से आप गुजरते हैं, वो रास्ता आपको कुछ बना देता है, वो प्रोसेस आपको बनाता है। सो वो जो बनने का अमल है वो हार्डवर्क के बगैर मुश्किल हो जाता है। सो हार्डवर्क और आपका जो स्मार्ट वर्क है, दोनों के कम्बिनेशन को आप लेके चलते हैं अपने अपनी सक्सेस के रोड मैप के लिए।
बिल्कुल सही बात है क्योंकि कोई भी चीज़ उस वक़्त तक अचीव नहीं हो सकती जब आप उसमें अपना 100% ना दें। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सईद अल अब्रार कह रहे हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज़ आवर आईक्यू? सर प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। जी। देखें जो आपने आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू जो आपका सोशल आईक्यू होता है यानी कि सोशल कोशंट होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आईक्यू आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? पहला सवाल ये है। बहुत से लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, बट उनका ईक्यू बहुत लो होता है। हमने स्टार्ट में बात की थी कि वो जो आपके रिजल्ट्स हैं, वो जो आपका बिहेवियर है, जो आउटर वर्ल्ड को नज़र आता है, उसमें जो थर्ड फैक्टर है, वो इमोशनल स्टेट का है। सो आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू इम्पोर्टेंट है। सो आपने फोकस ईक्यू पे रखना है। अच्छा, आईक्यू बढ़ाने के लिए आपने कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, नॉलेज गेन करना होता है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, तो आपका आईक्यू टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है। आईक्यू का लेवल आपका जो है वो रिपीटिशन और एक्सरसाइज से है। जितने भी प्रोसेसेस मैंने भी बताए उनको आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है। इसी तरह ईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ईक्यू भी इसी तरह प्रोसेसेस को बार-बार रिपीट करने से होता है। लेकिन जिनका ईक्यू हाई होता है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जिनका ईक्यू हाई होता है, वो उनका सक्सेस रेशियो रेट पूरी दुनिया पे ज़्यादा है एज़ कंपेयर जिनका आईक्यू है। सो ईक्यू पे फोकस रखें बिकॉज़ पूरी दुनिया के अंदर जब भी आप लीडिंग पोजीशन पे जाते हैं, तो आपको ईक्यू की ज़रूरत होती है कि आपने पीपल डीलिंग कैसे करनी है, पीपल बॉन्डिंग कैसे करनी है, लोगों के बिहेवियर्स को कैसे समझना है, कैसे अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है। सो ईक्यू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आईक्यू। बिल्कुल सही बात है और आजकल हमने देखा है कि यूथ में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं कि पब्लिक रिलेशन और जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से भी वो कहीं बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वो आगे आ सकते हैं वहां पे लैक करते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि हमारे जो एक फील्ड है, जो गेम्स और ये सारी फील्ड है, वहां पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है कामयाबी के लिए फिजिकल हेल्थ पे, फिजिकल फिटनेस पे। तो जो प्लेयर्स हैं, जो खेलों की दुनिया के लोग हैं, उनके लिए दिमागी सलाहियतें कितनी ज़रूरी हैं अपनी कामयाबी के लिए? अच्छा देखें जी कि जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए दिमागी सलाहियतें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दुनिया के जितने भी चैंपियंस हैं, आपको सुन के हैरानगी होगी कि सबसे ज़्यादा उनके कोचेज़, उनके माइंड हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। वो अपनी सक्सेस को पहले से विजुअलाइज़ करते हैं। वो जो भी गेम उन्होंने खेलनी होती है, उसको पहले मल्टीपल टाइम अपने माइंड में विजुअलाइज़ कर चुके होते हैं। बिकॉज़ जब वो विजुअलाइज़ करते हैं, तो माइंड को नहीं पता कि वो चीज़ फिज़िकली हो रही है या नहीं हो रही। सो माइंड के अंदर वो न्यूरो पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो कोई भी चीज़ जब वो पहले से इतनी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके माइंड के अंदर वो न्यूरो पैटर्न इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जब वो रियलिटी के अंदर परफ़ॉर्म करते हैं, तो वो एक्सपर्टी के लेवल पे होते हैं। सो खेलों के मैदान के अंदर माइंडसेट के ऊपर कोचेज़ बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फ़ोकस करते हैं, विजुअलाइज़ेशन की टेक्नीक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पैटर्न्स हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो विजुअलाइज़ेशन के अंदर लेट्स सपोज़ कि अगर कोई एक मैच है, वो कई दफ़ा प्लेयर अपनी विजुअलाइज़ेशन के अंदर इमेजिन कर चुका होता है, जिसकी वजह से उसके रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं। सो जो प्लेयर अपनी माइंड हेल्थ पे काम नहीं करते या विजुअलाइज़ेशन नहीं करते, उनके रिज़ल्ट दूसरों की निस्बत इतने अच्छे नहीं होते। सो इस पे बहुत सी रिसर्चेज़ मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह किसी ने पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेंट बाय आईक्यू? सो इंटेलिजेंट कोशेंट, ईक्यू आपका इमोशनल कोशेंट एंड एसक्यू आपका सोशल कोशेंट कि आप सोशली कितने जीनियस हैं। सो आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट, ईक्यू आपका इमोशनल कोशेंट कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल सही। तो कोई भी फ़ील्ड हो हमारी उसमें कामयाबी जो है वो दोनों चीज़ों के बगैर नहीं हो सकती, या वो हमारी मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी वजह से बीमारी का शिकार हैं या माजूरी का शिकार हैं, जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। हमने देखा है कि उन लोगों की जो मेंटल
कैपेसिटी होती है और उन लोगों की जो दिमागी सलाहियतें होती हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। मतलब कि अल्लाह ताला ने अगर उनको किसी एक चीज़ से महरूम रखा है तो दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा ही है कि उनकी मेंटल पावर जो है वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा होती है? अच्छा देखें अस्मा, इसमें ये है कि एक तो ये मिथ है कि हमें लगता है कि जो किसी भी वजह से माजूर हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मेंटली भी डिस्टॉर्ड हैं, उनकी मेंटल कैपेसिटी भी कम होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि उनकी मेंटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है, हर इंसान के पास माइंड सेम है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस एनवायरनमेंट में हैं, हम उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। सो कुरान के अंदर 130 वर्सेस गौर फिक्र में है। अब गौर फिक्र का जो प्रोसेस है, कुछ सोचने पे जब आप मजबूर होते हैं, किसी चीज पे बार बार सोचते हैं, तो आपकी मेंटल मैप एक्सपैंड होना शुरू होते हैं। आप किसी भी चीज के लिए कोई भी पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ एंगल से जब देखते हैं, तो बेसिकली आपका माइंड मिच्योर हो रहा होता है। सो माइंड की मेच्योरिटी किसी भी फील्ड में बड़ी जरूरी है। सो आप फिजिकल, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, वो एक अलग चीज है, बट माइंड की पावर सबके पास मौजूद है, ये सबका बर्थ राइट है। अब कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, कुछ लोग इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की जहमत नहीं करते, मैं ये कह सकता हूँ। सो माइंड पावर हम सबके पास मौजूद है, यही चीज हमें मुनफरिद बनाती है, अशरफुल मखलूकात का टाइटल देती है, जो हमें बाकी मखलूकात से डिफरेंशिएट करती है। सो हमारे पास गौर फिक्र की ताकत है, हम चीजों को मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई किसी की कोई डिसेबिलिटी है, तो उसकी कोई एक सेंस जो है वो एक्टिव नहीं होती, उसकी निस्बत उसकी बाकी सेंसेस एक्टिव होती हैं। लेट्स सपोज अगर कोई नाबीना है, तो उसकी देखने की सेंस क्योंकि बंद होती है, उसका जो विजुअल सेंस है, उससे जो डाटा जाने का सिस्टम है इनपुट का, वो बंद होता है, तो उसकी हियरिंग की सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। इवन कि हम भी अगर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ आवाज पे फोकस करें, तो हमारी भी हियरिंग सेंस इंप्रूव हो जाती है और ज्यादा हो जाती है, तेज हो जाती है। सो एट ए टाइम हमारे माइंड में डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है। सो अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है, कोई उसकी कोई एक सेंस जो है वो काम नहीं कर रही, तो उसकी दूसरी सेंस, उसके अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी कोई और अल्टरनेटिव सेंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि जो है वो लोग बेहतर तरीके से बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि कोई सारी सेंसेस रखने के बावजूद भी नहीं कर पाते। यकीनन एनवायरनमेंट का डिफरेंस होता है उसमें। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सईद अल अबरार पूछ रहे हैं, हाउ वी कैन फोकस आवर माइंड विद आवर एम्स। लेकिन जी, फोकस को बढ़ाने का इंतहाई सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आपके जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्लियर हो। लाइक माइंड को जब भी कोई मैसेज क्लियर जाएगा, सो माइंड का फोकस उतना ही ज्यादा होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा। सो जब आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं होगी, देखिए हम कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज, कोई भी आइडिया जब किसी से डिस्कस करते हैं, तो वो इंसान, वो शख्स अपने माइंड के अंदर विजुअली उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट करने की कोशिश करता है, उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, उसका खाका ड्रा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई चीज क्लियर ही ना हो, तो आपके माइंड में अनक्लियर डाटा जाएगा, तो आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर नहीं होगी, जिसकी वजह से फोकस क्लियर नहीं होता। लाइक कि मैं टीचर ट्रेनिंग पे मैंने लास्ट ईयर बहुत ज्यादा काम किया, और मेरा जो टॉपिक था वो था कि हम कैसे स्लो लर्नर को फास्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो चीज फील की कि जो हमारे अभी कम्युनिकेशन मॉड है, उसमें गैप है। वो गैप क्या है कि टीचिंग मेथड जो है वो ऑडिटरी बेस्ड है, जबकि जो आज के बच्चे हैं वो विजुअली ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज वो लैपटॉप देखते हैं, वो डिफरेंट डिवाइसेस देखते हैं, वो टच करके किसी भी चीज को एक्टिव करते हैं, एग्जीक्यूशन देखते हैं। अब क्लास में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ज्यादा डाटा विजुअली दिया जाएगा, जबकि क्लास में ज्यादा डाटा उनको ऑडिटरी दिया जाता है, जिसकी वजह से मिसमैच होता है और वो रिजल्ट्स नहीं आते। सो सेम यही कॉन्सेप्ट है। आपने अगर अपने फोकस को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपने अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को क्लियर करना है। सेकंड, माइंड इज नॉट अ मल्टीटास्किंग।
माइंड बेशक आपको लगता है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माइंड स्विच करता है, कंट्रोल स्विच करता है। मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ। सो मैं जब मुख्तलिफ कामों को एक साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, जबकि माइंड आपका कंट्रोल एक साइड से दूसरी साइड पे, दूसरी साइड से तीसरी साइड पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्विच होता है, जिसकी वजह से आपका फोकस डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन का लेवल वीक होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फोकस को बढ़ाएं, सो एट अ टाइम एक काम करें, उस पे फुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस करें, और उसके अंदर जो भी मैसेज है, जो भी आइडिया है, जो भी काम है, जो भी सिनेरियो है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। माइंड को जितना क्लियर मैसेज जाएगा, उतना ही क्लियर रिजल्ट माइंड देगा, उतनी ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, और उतना ही क्लियर आपका एक्शन होगा। जिन लोगों के माइंड के अंदर अपना विजन, अपने गोल्स क्लियर नहीं होते, उनके एक्शंस में भी इसी तरह रेजिस्टेंस होती है। इसी वजह से वो अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते। हाँ, जिनके माइंड के अंदर उनका विजन, उनके गोल क्लियर होते हैं, तो उनके एक्शन भी आपको बड़े फास्ट नजर आएंगे, और वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, वो एक्टिव आपको नजर आएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है। अगर आप अपने फोकस को बिल्कुल, यहाँ पे फ़ोकस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। और हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह लर्निंग की सर ने बात भी की, जिनको हम लाइक या नालाइक वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे का, उसमें भी हम कंसिडर कर लेते हैं। ये इसमें आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो हम नालायक और नालायक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, और उन बच्चों की अंदर कुछ और कैपेसिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी और जगह पे लगाना चाह रहे होते हैं, तो वो आप उनको नालायक तस्वुर करते हैं। मैं सर से भी यकीनन ये सवाल पूछूंगी कि नालायक स्टूडेंट्स की क्या, क्यों उनको ऐसा कहा जाता है, या उनकी क्या जो है वो मिसाल होती है। तो और इसके अलावा लायक और नालायक स्टूडेंट्स को भी हम कंपेयर करेंगे। और जो फोकस की सर ने बात की, जब आप कोई एम सेट करते हैं, तो फोकस ही एक ऐसी चीज है जो आपको उसकी तरफ लेके जाता है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को सोच लेते हैं कि आपने ये करना है, आप अपना पर्पस सेट कर लेते हैं, आप अपना गोल सेट कर लेते हैं, तो सबसे मेन चीज फिर आपको यही होती है कि आपने वो गोल अचीव कैसे करना है। गोल अचीव करने के बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे रूल मैप्स होते हैं, कुछ अच्छे तरीके भी होते हैं, कुछ गलत तरीके भी आपके सामने आते हैं। तो हमें उन सारे तरीकों को देखते हुए ही जो है वो अपनी सक्सेस का रोड मैप जो है उसको तश्कील देना चाहिए। सर की तरफ आते हैं। सर, मैंने आपसे सवाल ये पूछना चाह रही थी कि लायक और नालायक स्टूडेंट्स को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि नालायक जो है वो बड़ी कॉमन टर्म हो चुकी है हमारे मुआशरे में, और जो नालायक स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैपेसिटीज किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये मिथ क्लियर कर दूं, कोई भी नालायक और लायक नहीं होता। ये हमारा एक सिस्टम है जिसने लायक और लायक की एक लेबलिंग कर दी है। हर बंदा, हर शख्स कैपेसिटी रखता है सीखने की, लर्निंग की। हाँ, हर एक का मोड डिफरेंट होता है। कुछ जो है विजुअली चीजों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ ऑडिटरी करते हैं, कुछ जो है वो फिजिकल जब तक एक्टिविटी नहीं करते तो वो सीख नहीं पाते। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्योंकि एक ही मॉड को लेके चल रहा होता है, और वो सारे बच्चों को समझता है कि एक ही मॉड पे वो पूरा उतरेंगे। सो जिस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता, उसकी रीजन ये है कि वो उस एग्जिस्टेंस मॉडल के साथ कंपैटिबल नहीं होता। जैसे आईफोन है, इसी तरह आपके पास एंड्रॉयड है। सो आईफोन और एंड्रॉयड के सिस्टम में फर्क है। सो इनकी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आएंगे। हाँ, अगर एंड्रॉयड पे कोई एप्लीकेशन चलती है तो किसी भी एंड्रॉयड पे चल जाएगी। सो जब हम चीजें अनकम्पैटिबल होंगी तो वहां पे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और हम सिंपली लेबल कर देते हैं नालायक और लायक। जो नालायक बच्चा है वो बाकी कामों में फिर ठीक ही होता है, वो गेम्स खेलता है, वो दुनिया के और काम बड़े शानदार कर रहा होता है, जबकि पढ़ाई के मामले में उसको वो मॉड प्रोवाइड नहीं किया जाता। लाइक जो स्लो लर्नर होते हैं उनके साथ भी ये होता है कि उनका लर्निंग मैकेनिज्म जो है, उनका लर्निंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है, बाकियों की निस्बत डिफरेंट होता है, और क्लास के अंदर वो इन्वायरमेंट उस बच्चे को नहीं प्रोवाइड होता, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ वो बच्चा
लेबलिंग की वजह से जब आप बच्चे को लेबल लगाते हैं कि आप नालायक हो, तो वो खुद को ये मैसेज देता है कि मैं नालायक हूँ, और बाकी लोग भी उसे नालायक कहते हैं। हम जब उसको कैटेगराइज कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी उस बच्चे के फिल्टर के अंदर, मैंने जैसे बताया था स्टार्ट में, जो आपका बिहेवियर है उसमें आपकी सेंसेस है, आपका फिल्टर है, तो उसके फिल्टर के अंदर इतनी ज्यादा लेबलिंग आ जाती है कि वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं नालायक हूँ, जबकि हकीकत में वो नालायक नहीं होता। ये सब लेबलिंग की वजह से उसकी परसेप्शंस बना दी जाती हैं। हर इंसान माइंड पावर रखता है, और हर इंसान अपनी माइंड पावर को यूटिलाइज कर सकता है। दुनिया के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान ना कर सके। हर किस्म की स्किल सीखी जा सकती है। इसकी रीजन क्या है कि माइंड की कैपेसिटी है सीखने की, माइंड की कैपेसिटी है लर्निंग की। आपका मेंटल मैप टाइम टू टाइम एक्सपैंड होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस ले लेके। सो हम लोगों ने नालायक और लाइक की टर्म इंट्रोड्यूस करवा के हमने लेबलिंग कर दी है। सो हम लेबल लगा के हम अपनी ज़िम्मेदारी से साइड पे हो जाते हैं, और हम कहते हैं ये बच्चा है ही ना नालायक। जबकि मैंने बताया कि मैंने लास्ट ईयर स्लो लर्नर पे बहुत सी ट्रेनिंग्स करवाई, और मैंने टीचर्स को, इवन बहुत सी टीचर्स को ये चीज़ जब मैंने रियलाइज़ करवाई, तो उन्हें फ़ील हुआ कि वाक़या ही अगर वो अपने कम्युनिकेशन मोड को चेंज करें, तो रिज़ल्ट्स कुछ और होंगे। लेकिन मैं भी आपसे चाइनीज़ में बात करना शुरू कर दूँ, तो डेफ़िनेटली आपको भी समझ नहीं आएगी और बहुत सी ऑडियंस को भी नहीं आएगी। सिर्फ़ उनको समझ आएगी जो चाइनीज़ समझते हैं। सो मुझे अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी लेवल को देख के रखना पड़ेगा। अगर उर्दू बोल रहे हैं तो मैं उर्दू में ही कम्युनिकेट करूँगा, ताकि सबको समझ आ जाए। फिर मेरी सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए कि आम-फ़हम इंसान भी उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही है, इनका मतलब ही है कि आपने चीज़ों के मुतल्लिक जानना है और आगाह होना है, और जब तक आपको एक कंपैटिबल सिस्टम नहीं दिया जाता, तो आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और हम लोग, हमारा सिस्टम उसको नालायकी का एक लेबल लगा देती है, जिसकी वजह से वो नालायक ही कंसीडर होता है। अच्छा, पढ़ाई में वो नालायक होता है, जबकि बाकी कामों में वो बहुत शानदार होता है। तो इट्स मीन के मेंटल डिसऑर्डर उसको नहीं है कोई भी। इट्स मीन के ये हमारी लेबलिंग है जो उसको इस मुकाम तक ले आई। सो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है मेंटल मैकेनिज़्म को, और गौर-व-फ़िक्र करना है, क्वेश्चनिंग करनी है। ऑटोमैटिकली आपका मेंटल मैप एक्सपैंड होगा। तो नालायक और लायक का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है, तलब की बात है। जिसकी तलब जितनी ज़्यादा होगी सवाल पूछने की, उसका मेंटल मैप उतना एक्सपैंड करेगा, वो उतना ही ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा। सो मैच्योरिटी का ताल्लुक आपके मेंटल मैप के साथ है। बिल्कुल सही। तो आपकी बातों से मैंने ये कंक्लूड किया कि नालायकी जो है वो एक्चुअली उस पर्सन की नालायकी नहीं है, वो हमारी नालायकी है कि हमने उसको उस तरीके से हैंडल नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। और कुछ माइंड पावर्स, तो जिस तरह आपने बात की कि सब में होती हैं, सब में कैपेसिटी होती है। तो कुछ लोगों में कैपेसिटी होती है, लेकिन वो अपने सक्सेस के रोड मैप पे कुछ गलत रोड्स पे निकल जाते हैं और कुछ गलत बातें ऑप्ट कर लेते हैं और अपने दिमागी सलाहियतों को गलत कामों की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस जो है वो पॉजिटिव वे में लगाएं, और उसकी वजूहात क्या हैं कि आप इंटेलिजेंस होते हुए भी किसी गलत रास्ते पर चले जाएं? देखिए, नंबर 1 के माइंड माइंड की डिक्शनरी में कुछ गलत, कुछ सही नहीं है। माइंड को जो भी डाटा जाएगा, माइंड ने उसे ऑपरेट करना है। माइंड के लिए ना कोई नेगेटिव है, ना कोई पॉजिटिव है। माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जो काम, ये जो एक्शन ये बंदा करने जा रहा है, इसका नुकसान कितने लोगों को है। माइंड ने उसको जस्ट ऑपरेट करना है, माइंड ने उसको प्रोसेस करना है। अच्छा, ये हमारा कॉन्शियस लेवल होता है कि हम देखते हैं कि कौन-सी चीज़ ठीक है, कौन-सी चीज़ ठीक नहीं है। कुछ हमारे कल्चर ने डिफाइन किया हुआ होता है कि ये जो एक्शंस हैं, या ये जो स्टेप ऑफ एक्शंस हैं, ये हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल हैं। कुछ कल्चर्स में वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो। हाँ, अगर उसके बावजूद आपको एक चीज़ क्लियरली पता है कि ये जो रास्ता है वो गलत है, और आप उस गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो अब उस गलत रास्ते का जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, वो आपके माइंड के अंदर न्यूरोपास्ट क्रिएट कर देगा, और आप कंटिन्यूअसली वो काम करते जाएँगे, क्योंकि अब आपको उसमें मज़ा आ रहा है, अब आपके इमोशन उसके साथ अटैच हो गए हैं। सो जो शैतान है, वो आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर आके बैठता है, और मेंटल स्टेट जो थी मैंने आपको बताया था, उसमें आपके इमोशंस हैं, और इसीलिए कहते हैं कि सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो अपने साथ जिहाद करना है।
अपने साथ जिहाद करना ही सबसे अहम चीज है, क्योंकि जब आप अपने साथ जिहाद करते हैं, जिहाद में नफ्स करते हैं, बेसिकली आप उस इमोशनल स्टेट को डील कर रहे होते हैं। इमोशंस तो कहेंगे, क्योंकि जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, जो भी गलत काम होते हैं, उनके अंदर आपको अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील हो रही होती है। तो जहां पे अट्रैक्शन होगी, वहां पे आपके इमोशंस आपको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपकी मेंटल पावर और रेजिस्टेंस है कि आपको अगर क्लैरिटी है अपने गोल की, आपको पता है कि आपने क्लियरली इस रास्ते पे नहीं जाना, तो फिर आप रेजिस्ट करेंगे। अच्छा, एक दो दफा जब आप रेजिस्ट करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर जो मर्जी हो जाए, आप उस गलत रास्ते पे नहीं जाते। लेकिन क्योंकि यूथ अमूमन डाइवर्ट इसी वजह से होती है कि उनको क्लैरिटी नहीं होती। सो लैक ऑफ क्लैरिटी इसकी सबसे अहम वजह है। और जब हम नेगेटिव वे पे चल पड़ते हैं, तो हमें कोई गाइड भी नहीं करता, या हम गाइडेंस लेना नहीं चाहते, हम अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहते। तो मैं यूथ को एक प्रोग्राम करवाता हूँ, उसमें मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ मेरी मंजिल, कि आपकी मंजिल क्या है। दूसरा स्टेप उसमें मैं इनको जो करवाता हूँ वो है मेरा मकसद क्या है। तीसरा स्टेप उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो अपने आप से सवाल है, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? यानी कि अपने आप से पूछना, अपने बड़ों से पूछना, अपने उस्तादों से पूछना, अपने घर वालों से पूछना। जहां पे भी इंसान गलत जा रहा होता है, तो उसको पता चल जाता है कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो वो कंफर्मेशन का प्रोसेस बड़ा जरूरी है। जैसे भी मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, तो आप मुझे बताएंगी, और मैं उसको चेक करके एकदम से अपने माइक को म्यूट है तो अनम्यूट कर दूंगा। और अगर मैं अनम्यूट ना करूँ और मैं बोलता जाऊं और मैं आपके फीडबैक को रिसीव ना करूं, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सिमिलरली जब हम गलत रास्ते पे होते हैं, तो हम फीडबैक अगर लेना छोड़ देते हैं, अपने बड़ों का फीडबैक लेना छोड़ देते हैं, तो फिर हम कंटिन्यूसली उसी दलदल में फंसते जाते हैं। और फिर वो न्यूरो पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो हमारी हैबिट, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और दरख्त जितना घना होता जाएगा, उसको काटना उतना ही मुश्किल होगा। स्टार्टिंग में एक पौधा छोटा सा है, उसको आप जमीन से आराम से निकाल सकते हैं, उसकी जड़ों को भी निकाल सकते हैं। लेकिन दरख्त जितना वक्त के साथ साथ जितना बड़ा होता जाएगा, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती जाएंगी, तो उसको काटना निकालना उतना ही मुश्किल काम है। सेम लाइक फॉर हैबिट्स, बिहेवियर्स। सो नेगेटिविटी की बात, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं, तो वो पैटर्न उतने स्ट्रांग हो जाएंगे, और उनको ब्रेक करना फिर आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी भी कोई भी काम आप कर रहे हो, उसमें आपको दोनों तरह का फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और वो दोनों ही आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। तो उन फीडबैक्स को लेना बहुत ज़रूरी है। तो टू कंक्लूड सर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, स्ट्रगलिंग लोग होंगे जो हमें देख रहे होंगे इस वक्त। तो आप उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह वो अपनी दिमागी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए कामयाबी की राह पर गामजन हों? अच्छा, बिल्कुल मैं फाइनल आपको क्लोजिंग पॉइंट देता हूँ। उससे पहले एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इन्होंने पूछा है, इफ एवरीवन इज इंटेलिजेंट, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। अच्छा देखें जी, इफ एवरीवन इज इंटेलिजेंट, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, एवरीवन इज टीचर एंड फिलोसफर। अच्छा देखें, टीचर कौन होता है? टीचर किसी भी एक प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है, उसका मेंटल मैप एक्सपैंड होता है, उसका मेच्योरिटी का लेवल ज्यादा होता है। जबकि स्टूडेंट वो होता है जिसका मेंटल मैप उसकी निस्बत कम होता है, या जो किसी भी फील्ड में नया होता है, और वो किसी टीचर की मदद लेता है, किसी उस्ताद की वजह से उन चीजों को समझने में आसानी हो जाती है उसकी। सो इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अल्लाह ताला ने आपको दिमागी सलाहियतें दी नहीं है, जब तक आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगी, तब तक वो एक्सपैंड नहीं होगी। सो तब तक आपका मेंटल मैप एक्सपैंड नहीं होगा। लाइक के एक बच्चा जिसने अपनी बचपन से लेके अपनी जवानी तक और फिर अपने बुढ़ापे तक कभी भी इंटरनेशनल सफर नहीं किया, तो उसका मेंटल मैप जो है वो डोमेस्टिक है। उसको नहीं पता कि एयरपोर्ट पे क्या होता है, उसको नहीं पता कि दूसरे कल्चर में कैसे जाना है, उसको नहीं पता कि वहां पे लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, उसको नहीं पता कि वहां पे हलाल और हराम फूड का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, हलाल फूड कहाँ से मिलेगी। तो जिसने ये इस प्रोसेस से गुजरा है, उसका मेंटल मैप उतना ही एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है। सो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, कोई भी शख्स जब आपको एक लफ्ज सिखा देता है, तो आपका उस्ताद होता है। तो वो बेसिकली सिखाने का जो अमल है, वो डिसाइड करता है कि कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है। और इंसान के पास दिमागी सलाहियतें सबके पास मौजूद है। आप जितना इसको इस्तेमाल करते हैं, ये इतनी एक्सपैंड करती हैं, आपका मेच्योरिटी का लेवल उतना ही
एक्सपैंड होता जाता है। तो अब हम आते हैं फाइनल क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग में आपने क्या पूछा था? मेरा सवाल ये था क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स और लोग हमें सुन रहे होंगे, तो आप यकीनन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप उसी तरह से इस प्रोग्राम को एंड करें कि वो अपनी दिमागी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए किस तरह कामयाबी की राह पर गामज़न हो सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे भी मैंने पहले एक मेरा यूट्यूब पे सेशन था, उसमें भी मैंने एक फार्मूला दिया, यहाँ पे भी फार्मूला दे देता हूँ। फार्मूला बहुत ही सिंपल है। अच्छा, फार्मूला क्या है? टी बी ए सिस्टम। टी स्टैंड फॉर थिंकिंग सिस्टम, बी स्टैंड फॉर बिलीफ सिस्टम एंड ए स्टैंड फॉर एक्शन सिस्टम। अपनी थिंकिंग को बेहतर करें, अच्छा सोचें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें ताकि आपकी थिंकिंग अपग्रेड हो। गुजारे वाली थिंकिंग से दूर हो जाएं, अपने थिंकिंग सिस्टम पे काम करें। 2020 में जो सोचते थे, अगर 2021 में भी वही सोचेंगे तो रिजल्ट सेम आएंगे। सेकंड, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें। जितने भी लिमिटिंग बिलीव हैं जो आपको एक्शन नहीं लेने देते, जो आपको डराते हैं, उनको एनालाइज करें, उनको चैलेंज करें और उनको ब्रेक करें। क्योंकि बिलीफ सिस्टम एक इल्यूजन होता है माइंड के ऊपर, आपको लगता है ये काम होगा नहीं, जबकि इंसान की पॉसिबिलिटीज जो है अगर वो देखना शुरू करते हैं बहुत सी है। सो सेकंड स्टेप में आपने अपने बिलीफ स्टेप सिस्टम पे काम करना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनल स्टेप इज एक्शन सिस्टम। बहुत से लोग अपने थिंकिंग सिस्टम को बेहतर करते हैं, बिलीफ सिस्टम को बेहतर करते हैं, बट एक्शन सिस्टम को बेहतर नहीं करते। एक्शन सिस्टम से मुराद है कि एक्शन के लिए एक सिस्टम बनाए। आप डेली बेस पे क्या एक्शन उठाएंगे, आपके वीकली एक्शंस क्या होंगे। बिकॉज जब तक आप एक्शन का सिस्टम नहीं बनाते, आप एक्शन के लिए एक सिस्टम डिजाइन नहीं करते, तब तक आप एक्शन उठा नहीं पाते। आज के दौर में हम इतने डिस्ट्रैक्शन के दौर में हैं। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, डिफरेंट एक्टिविटीज है। सो एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है जो हमें डाइवर्ट कर देती हैं। तो अपने एक्शन डेली के डिफाइन करें कि आपने अपने गोल्स के लिए कितने एक्शन डेली के जो है वो उठाने हैं। सो एक्शन सिस्टम के ऊपर काम करें। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड पावरफुल फार्मूला। मैंने भी इसी फार्मूले के ऊपर अमल किया, मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म इसी फार्मूले के जरिए किया। थिंकिंग सिस्टम, बिलीफ सिस्टम एंड एक्शन सिस्टम, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल फार्मूला। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल ये लाइफ गुजारने के लिए यही फॉर्मूला अगर हम यूज़ कर लें तो यू विल लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच मेहताब हमीद सर, आपने हमें टाइम दिया। और एट द एंड में भी बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, क्योंकि सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो हम सब चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, और हम सब उसके लिए कोशिश भी करना चाहते हैं। तो ज़रूरी यही है कि आप अपने पोटेंशियल्स, आपकी एनर्जीज़ उन कामों में लगाएँ जिनमें आप अपना 100% देना चाहते हैं। आपका शौक, आपकी खुशी भी उन्हीं सारे कामों में होगी जिन कामों को आप करना चाहते हैं। आप उन वो एम्स सेट करें जो आप लोग करना चाहते हैं। और इसी के साथ बिल्कुल यही बात है कि जिस काम में आपको खुशी मिलती है, आप वो करें। और सीखने का अमल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और कोशिश करें कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखें और अपनी गलतियों से भी सीखें। दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो आपका अपना कामयाबी का सफ़र जो है, वो यकीनन आप अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस जो आपने एम सोचा हुआ है, उसकी तरफ आप पहुँच सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। स्पेशल थैंक टू सर मेहताब हमीद। और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अपनी होस्ट अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।